Hello everyone, welcome to the Mint analysis for 14th April 2022. Before going ahead, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने आज का टेक्स्ट एनालिसिस ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहली हाईलाइट है कि इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट हाइक हो जाएंगे जून में। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपको पता ही है रिटेल इन्फ्लेशन 6.95% पहुंच गया है मार्च में, जबकि इसकी जो अपर कैप है जो सेट की जाती है वो अराउंड 6% है। और वो जनवरी में भी हाई थी अराउंड 6.01%, फेब्रवरी में 6.07% और मार्च में ये बहुत ही ज़्यादा हाई चली गई है 6.95%। और इसका एकमात्र उपाय क्या है आरबीआई के पास कि वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज कर सकती है। अगर उसने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किया तो इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा। हाउएवर इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करोगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो उससे इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो जीडीपी भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो एक फिनोमिना है, ये मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है यूक्रेन रशिया वाली में, एंड में बिल्कुल अगर आपको देखना हो तो क्या होता है अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन कम होता है लेकिन जीडीपी भी कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के लिए तो अच्छा हुआ लेकिन जीडीपी में बुरा हो गया। तो ये एक इसका रहता है। और अब इससे क्या हो रहा है, अभी इन्फ्लेशन की वजह से कॉरपोरेट्स की जो अर्निंग है वो भी कम हो रही है, क्योंकि उनको सोर्स करने पड़ रहे हैं अपने रॉ मटेरियल हायर रेट्स पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं कॉरपोरेट्स को और इवन पब्लिक को भी, क्योंकि उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और होपफुली अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज कर दिए जाएंगे तो इन्फ्लेशन जो है थोड़ा कर्व किया जा सकेगा, बट इससे जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा ही ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज कि इन्फोसिस जो है एक्सपेक्ट कर रहा है अपने रिवेन्यू को कि इसके रिवेन्यू जो है 15% ग्रो कर जाएंगे इन फिजिकल ईयर 2023। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है कि डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसको लेके? डिजिटल और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को। तो ये जो डिजिटल और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा भी डिमांड रहने वाली है इनकी, और ये जो सर्विसेज हैं ये इन्फोसिस प्रोवाइड करता है। और क्योंकि डिमांड होगी इसलिए ये अपने रिवेन्यूज़ को ग्रो करने का एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ एलआईसी के बारे में है। तो एलआईसी के जो शेयर सेल अभी आने वाला है उसमें एंकर इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई देने वाला है। तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एक तो हमारे नॉर्मल होते हैं आईपीओ इन्वेस्टर्स, एक होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स जो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज और पेंशन फंड्स, हेज फंड, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। तो एलआईसी को ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स मिल गए हैं, और एंकर इन्वेस्टर्स से क्या होता है, जो आईपीओ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है कि हाँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो खास होगा और हमारे पास एक सेफ्टी नेट भी रहेगा। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है एलआईसी के लिए। और टोटल अमाउंट जो ये इन्वेस्ट करने वाले हैं वो ₹18,000 है। और इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 सॉवरेन फंड्स हैं, 2 ग्लोबल पेंशन फंड्स हैं और 2 हेज फंड्स हैं जो कि इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके बाद इन न्यूज़ में से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अमेजॉन वॉन्स फ्यूचर अगेंस्ट होल्डिंग मीटिंग ऑन RILD। तो अमेजॉन वॉर्न कर रहा है फ्यूचर को। तो फ्यूचर अभी क्या करने वाला है, पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कि अमेजॉन ने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया हुआ था और अब फ्यूचर की एक सब्सिडरी थी जो RIL खरीद रहा था। तो अमेजॉन ने कहा कि आप फ्यूचर को कहा कि आप ऐसे जो है अपनी एक यूनिट बेच नहीं सकते बिना हमें पहले ऑफर करें। तो ये उसने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके रिगार्डिंग अब ये फिर कोर्ट्स में जो है केस चलने लग गया। अब अभी फाइनली क्या चल रहा है कि फ्यूचर अराउंड 20 अप्रैल के आसपास अपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बिठा रहा है और उसके बाद वो अपनी क्रेडिटर्स की मीटिंग भी बिठाएगा, जिसमें वो बात करेगा जो भी RIL उसको ऑफर कर रहा है फ्यूचर को एक्वायर करने के लिए। और अमेजोन कह रहा है कि ये एक इलीगल स्टेप है और फ्यूचर ऐसा नहीं कर सकता। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ में होती है। नेक्स्ट इज इंडिया इज लुकिंग टू प्लग गैप्स। तो श्रीलंका में अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा पावर आउटेजेस हो रहे हैं अराउंड 12 to 14 आवर्स, और उसकी वजह से ये एक इनका बिजनेस था टी एक्सपोर्ट में, तो वो भी हिट हो रहा है। टी जो है इतना मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही है और वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं ये इंडिया प्लग कर सकता है, यानी कि इंडिया
जो है एक्सपोर्ट कर सकता है टी उन नेशंस में जहाँ पे श्रीलंका जो है एक्सपोर्ट किया करता था। और इंडिया में एक इनको बोल रहे हैं ऑर्थोडॉक्स टी। ये एक अलग टाइप की टी आप कह सकते हो। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स टी है ये काफ़ी अच्छा वेल पोजीशनड है मार्केट में। और ये ऑर्थोडॉक्स टी जो है ये काफ़ी सारे नेशंस को प्रोवाइड कर सकता है और नई मार्केट्स को टैप कर सकता है। और ये नई मार्केट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि टर्की, इराक, यूएस, चाइना एंड कनाडा। तो इनको अगर वो टैप करेगा तो इसके इंडिया के जो टी एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और वो बेटर रिवेन्यू जो है अर्न कर पाएंगे इंडिया के लिए। तो इंडिया इस चीज़ के लिए जो है देख रहा है कि मैं कैसे इसको जो है बढ़ावा दे सकूं, कैसे हम उनको सर्व करें और अपनी खुद की नई मार्केट में टैप करें। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ इज कि इंडिया ओपन है $2 बिलियन का एड देने को श्रीलंका को। तो अभी श्रीलंका ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है क्रेडिट लाइंस, क्रेडिट स्वैप्स जो है ले चुका है काफ़ी सारे नेशन से। और ये ऐसा हो रहा है क्योंकि इसका टूरिज्म इंडस्ट्री हिट हो गया था जिससे कि इसको मैक्सिमम रिवेन्यूज़ मिलते थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये बनाए रखता था। बट कोविड की वजह से वो सब कुछ नहीं हो पाया और फाइनली इनकी इकोनॉमी जो है काफ़ी हिट हो गई, जिसकी वजह से इनके पास ड्यूज पे करने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है कि एक्चुअल में सीरीज ऑफ इवेंट क्या थी, तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो करंटली श्रीलंका को जो है पैसे चाहिए ताकि वो अपने ड्यूज जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो क्लियर कर सके। और उसके लिए वो फ्रेंडली नेशन जैसे कि इंडिया और चाइना को अप्रोच कर रहा है और इंडिया उसमें से तैयार है $2 बिलियन एड प्रोवाइड करने के लिए श्रीलंका को। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स हैं उनका मूड अच्छा नहीं है क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स हैं बेसिकली वो कमाते कहाँ से हैं, फंड्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो कमाएंगे। पर अब क्योंकि लिक्विडिटी सक आउट हो रही है, सारे जो रिजर्व बैंक्स हैं सारी कंट्रीज़ के वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो सारे लोग क्या करेंगे, सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर देंगे या कहीं और पैसा डालना शुरू कर देंगे। तो उसकी वजह से जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम होगी तो क्या होगा, स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे। और यूएस ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है और हमें पता भी था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जिस स्पीड से वो इंक्रीज कर रहा है इंटरेस्ट रेट ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक तो फैक्टर ये हो गया कि यूएस फेडरल रिजर्व काफ़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है यूक्रेन रशिया की। उसके बाद थर्ड है कि इंडिया भी अब एक्सपेक्टेड है कि वो जून में अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई चला गया, 6.95% इन मार्च। तो ये भी बढ़ा देगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल फंड मैनेजर्स जो हैं इस वक्त अच्छे मूड में नहीं हैं। ये सब कुछ बताया है इस आर्टिकल में। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो ऑटोमोबाइल की सेल्स जो है घट रही है क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसेस जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं क्योंकि इनका रॉ मटेरियल ही काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। ऊपर से डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि अब लोग चाह रहे हैं कि अगर हम नई व्हीकल खरीदेंगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है हाई प्राइस हम पे करके खरीदेंगे उसको। इसकी जगह हम जो ऑलरेडी हमारे पास व्हीकल है हम वही यूटिलाइज कर लें। तो इसकी वजह से आप देख रहे हो, एक मैंने फैक्ट पढ़ा था, इसमें फिगर पड़ी थी कि अराउंड 7 to 8 years यूज़ करता था एक नॉर्मल एवरेज इंडियन जबकि अपनी व्हीकल को, जबकि अब जो है वो अराउंड 9 years यूज़ कर रहा है अपनी व्हीकल को। तो कोविड पैंडेमिक का असर है ये कि लोग जो है अब अपनी व्हीकल्स को थोड़ा ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं नई व्हीकल को परचेज़ करना। तो इसकी वजह से एक और इम्पैक्ट पड़ा था कि जो यूज्ड कार्स हैं उनके रेट्स बढ़ गए हैं क्योंकि सप्लाई नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी व्हीकल को गिव अप नहीं कर रहा है, उसी को डिले करे जा रहे हैं कि हम इसको और चला लें और चला लें। तो इसीलिए सप्लाई कम हो गई है सेकेंड हैंड कार्स की, तो उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये कुछ पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आप कह सकते हो जो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेली कंपनीज वांट 5G प्राइजेस सिंक टू रिफॉर्म्स। तो टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि हमें 5G स्पेक्ट्रम प्राइसेस में जो है और ज़्यादा कट चाहिए क्योंकि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इन प्राइजेस पे। और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जैसे कि जर्मनी, यूके, कनाडा, यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राइसेस कम है जबकि टेलीकॉम कंपनीज हमसे ज़्यादा अर्न कर रही हैं। तो इंडिया में ऐसा क्यों है कि हमारी अर्निंग तो इतनी हो नहीं रही है और हमसे इतने ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं।
तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी कहा था कि हम कट करेंगे। हाउएवर वो जो कट टोटल आया वो अराउंड 36% के आसपास ही रहा, और टेलीकॉम कंपनीज चाहती हैं कि अगर आप हमें एक्चुअल में थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करना चाहते हो तो कट थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्योर ईवी अमिट फायर इंसिडेंट्स। तो प्योर ईवी एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है, और ये अमंग द टॉप 5 कंपनीज आती है। तो अभी क्या हो रहा है, इनके डीलर जो है टर्मिनेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एग्रीमेंट्स है उसमें हेर फेर की जा रही है, कुछ पॉइंट्स जो है बदले जा रहे हैं रेगुलरली, और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और क्या हो रहा है कि ये जो डीलर्स अमाउंट दे रहे हैं इनको व्हीकल्स लेने के लिए, परचेज करने के लिए, वो एक्चुअल में उतने व्हीकल्स इनको दिए नहीं जा रहे हैं, उससे कम दिए जा रहे हैं, उससे आधे दिए जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका थोड़ा अगर आपको वर्किंग जानना है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोई भी कंपनी है उसके डीलर्स होते हैं अलग पे सर्व करने के लिए। तो क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो ये डीलर्स रखती हैं। तो डीलर्स इनको कुछ पैसे पे करते हैं मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर जो है इसको अपनी व्हीकल्स प्रोवाइड कर देता है, और फिर ये डीलर्स जो है जनरल पब्लिक में ये सारे जो हैं व्हीकल्स देता है। तो इस वक्त ये जो डीलर है इनको प्रॉपर डिलीवरी नहीं मिल रही है व्हीकल्स की, इस वजह से भी ये अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। और ये जो फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से प्योर ईवी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, लॉसेस इनकर करने पड़ रहे हो, जिसकी वजह से ये डीलर से जो पैसा ले रही है वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूटिलाइज कर रही हो। तो ये एक दूसरा सिनेरियो है। इसके बाद एक कमिटी सेटअप की गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टर्स को फ्रैक्शनल और डिस्काउंटेड शेयर्स प्रोवाइड कर देने चाहिए, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर को पूरा 1 शेयर ही लेना है। वो अपना चाहे तो 0.5 शेयर्स भी ले सकते हैं, ऐसा अलाउड कर देना चाहिए। और डिस्काउंटेड शेयर्स भी प्रोवाइड कर देने चाहिए। तो फ्रैक्शन से तो क्या होगा कि अगर किसी शेयर का बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, जैसे कि ₹10,000 है, या फिर आप कह सकते हो जैसे मैंने पढ़ा था MRF का काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है, तो उसका एक शेयर ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो अगर आप फ्रैक्शनल में अगर वो फ्रैक्शनल लेंगे शेयर्स, तो वो जितना चाहते हैं उतना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज रहेगा, और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा और इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होगा, इसलिए फ्रैक्शनल शेयर्स अलाउड कर देने चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि डिस्काउंटेड शेयर्स। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि डिस्काउंटेड शेयर्स भी वो कंपनी प्रोवाइड कर पाए, और हो सकता है सारी सबको नहीं तो एटलीस्ट कुछ सेगमेंट को। तो इन दोनों चीज़ों की जो है बात चल रही है कि ये दोनों चीज़ें अलाउड हो जानी चाहिए, और देखते हैं कि आगे जाके इसमें क्या होता है। तो आज के न्यूज़पेपर में मेन इतनी ही न्यूज़ है। अगर आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।